आपको ना इसकी मैं सारी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपने किस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा ना मतलब कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है नहीं। तो इसको स्टार्ट के सबसे मेन टॉपिक तो है आपका लीनियर एंड सर्कुलर पोलराइजेशन, ठीक है। लेकिन हमें आपने बताना है कि हमें जो है वो लीनियर एंड सर्कुलर पोलराइजेशन को डिस्कस करने से पहले हमें पोलराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसको डिफाइन करने के लिए इससे पहले फिर आप जो यहाँ पे देखें लिखता हूँ कि द सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर। आपने बताना है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर्स होती हैं इन नेचर। तो सो इट कैन वाइब्रेट इन मैनी डायरेक्शंस एज कम्पेयर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेट। और ये जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये जो है वो ये बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर वाइब्रेट कर सकती हैं अगर उसको हम कंपेयर करें उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन से। यानी कि जिस डायरेक्शन को वो प्रोपिगेट करते हैं अगर उस डायरेक्शन के साथ उसका कंपैरिजन करें तो ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं ये बहुत सी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर सकती हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स दैट स्पेसिफाइज द जियोमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑसिलेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो आपने बोल देना है कि जो ट्रांसफर वेव्स की जो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो है वो ये बिल्कुल स्पेसिफाई कर देते हैं ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि जो वेव्स वगैरह होती हैं वो ऑसिलेट करती हैं ना, तो वो उनकी जो ट्रांसफर वेव्स की वो ख़ास प्रॉपर्टी जो जो उन वेव्स की ऑसिलेशन की को ज्योमेट्रिकली ओरिएंटेट कर देते हैं, ठीक है। ओरिएंटेट से मुराद होती है वाकिफियत वगैरह करवाने एक दूसरे के साथ ना, तो ओरिएंटेट वगैरह करवा देती हैं तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो साथ में आपने एक छोटी सी टर्म बता देनी है कि वेव पोलराइजेशन होती है, उसको भी डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो वेव पोलराइजेशन आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। वेव पोलराइजेशन क्या होती है? द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड वेव पोलराइजेशन, ठीक है। क्या है ये? द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो ओरिएंटेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कि स्पेस के अंदर किसी भी एक मखसूस पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं वेव पोलराइजेशन। और साथ में आपने ये भी बता देना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव्स ऑसिलेटिंग इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। यानी कि इसके साथ फिर वेव पोलराइजेशन को डिफाइन करने के बाद फिर आपने साथ में ये भी छोटी सी डेफिनेशंस कर देनी है कि एक हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट होती है, एक हमारे पास पोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है हमारे पास? जैसे ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या होती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव्स ऑसिलेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यानी कि वो ऑसिलेट करती है। कहाँ ऑसिलेट करती है? तमाम डायरेक्शन के अंदर अगर ऑसिलेट करती है तो उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इस तरह अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव्स है वो ऑसिलेट करती है सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर तो उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास इसकी ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मज़ीद आपने यहाँ से देख लेना कि द पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव्स हैज़ 3 टाइप्स कॉल्ड लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल। तो आपने बताना है कि जो पोलराइजेशन है ना बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो पोलराइजेशन होती है इसकी बेसिकली टोटल 3 टाइप्स होती है हमारे पास, ठीक है। लीनियर होती है, सर्कुलर होती है और एलिप्टिकल होती है। हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर और सर्कुलर शामिल है, लेकिन हम यहाँ पे जो है इसको एक कंप्लीट टॉपिक के तौर पर हम साथ में एलिप्टिकल पोलराइजेशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 करके इन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप ले लेते हैं लीनियर पोलराइजेशन, ठीक है। तो लीनियर पोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है, इसको अपने यहाँ से स्टार्ट करना है। यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट सम पॉइंट इन द मीडियम इन लीनियर पोलराइजेशन, ठीक है। लीनियर पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो हमारे पास जो है वो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही रहती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट सम पॉइंट इन द मीडियम। यानी कि किसी भी मीडियम में एक ख़ास पॉइंट के ऊपर जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ठीक है, वो क्या करती है, वो एक ही यानी कि सेम लाइन के ऊपर रहती है हमेशा, ठीक है। इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। द लीनियर पोलराइजेशन हैज़ 3। तो फिर आपने बताना कि फर्दर जो है वो लीनियर पोलराइजेशन की मजीद 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड थीटा लीनियर पोलराइजेशन, ठीक है। ये उसकी 3 टाइप्स होती हैं। इनको हम देखते हैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर कर लेनी है कुछ चीज़ें, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग z डायरेक्शन एंड सच दैट E एंड B इज लाइंग इन XY प्लेन, ठीक है। कंसीडर कर लेंगे कि कोई भी हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव है जो कि हमारे पास ट्रैवल कर रही है z डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो z डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है सच दैट इस तरह से कि जो E एंड B है, यानी कि जो E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज लाइंग इन XY प्लेन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो XY प्लेन के अंदर ही लाई करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ अकर हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है हमारे पास? वो ये होगी, यानी कि जो हमारे पास जो
उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो हमारे पास अगर जीरो हो, और ई एक्स जो एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अगर हमारे पास प्रेजेंट हो, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ एक्स पोलराइज, या फिर हम उसको हॉरिजेंटल पोलराइज्ड बोलेंगे। ठीक है, इस तरह इसकी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है या फिर जो सेकंड टाइप है वो क्या आती है, उसमें अगर हम एक्स कंपोनेंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है अगर उसको हम जीरो के इक्वल ले लें, और जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट हो, तो उसको हम उस ऐसी पोलराइजेशन को क्या कहते हैं, हम वाई पोलराइज्ड बोलते हैं, या फिर हम उसको वर्टिकल पोलराइज्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जो नंबर 3 है वो हमारे पास ये है। ठीक है, नंबर 3 में क्या होता है, ई एक्स एंड ई वाई बोथ आर प्रेजेंट, यानी कि तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो दोनों अगर प्रेजेंट हो, तो ठीक है, देन द रिजल्टेड ई मेक्स एंगल थीटा विद एक्स। तो अगर दोनों मौजूद होते हैं हमारे पास, तो वहाँ पे क्या होता है, जो रिजल्टेड ई है, ठीक है, हमेशा ये जो एक्स वाई ई एक्स और ई वाई है ना, ये हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं हर वेक्टर क्वांटिटी के। ठीक है, तो ये वो है, तो उसका जो रिजल्टेड वेक्टर होता है, ठीक है, ई है, वो क्या करता है, वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, और उसके साथ क्या करता है, वो उसकी जो अगर हमने जैसे यहाँ पे देखें ये बनाया, ठीक है, ये उसका वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, और यहाँ पे जो इसका जो रिजल्टेंट है हमारे पास, ये रिजल्टेंट होता है। ठीक है, इसने देखिए यहाँ पे क्या किया, थीटा भी एंगल भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो डायरेक्शन के फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू फाइंड करनी हो उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, ये थी हमारे पास लीनियर पोलराइजेशन। अब बात करते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन की। ठीक है, सर्कुलर पोलराइजेशन क्या होती है, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंस द लोकस ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ अ सर्कल, इफ़ ई एक्स एंड ई वाई हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड 90 डिग्री फेज डिफरेंस, सच वेव इज सेड टू बी अ सर्कुलर पोलराइज। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने बताना है कि जो सर्कुलर पोलराइजेशन होती है या फिर जो सर्कुलर पोलराइज्ड वेव होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहली बात तो उसका जो लोकस है ना, वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लोकस होता है, ठीक है, वो हमारे पास सर्कल होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हमारे पास ई एक्स और ई वाई जो है वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, और उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है यानी कि एंगल है वो 90 डिग्री का हो, तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर पोलराइज्ड वेव कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपने इसको मज़ीद यहाँ से इसको एक्सप्लेन करें, यानी कि आप कंसिडर कर लेना कि ई प्लेन वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस इन, यानी कि कोई भी हमारे पास एक प्लेन वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन वेव है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस इन अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम ये होता है कि जो कोई भी जो किसी चीज़ को कंडक्ट नहीं कर सकता होता, तो इस तरह से। ठीक है, तो वो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो z है ये लॉन्ग z एक्सिस को रोटेट कर, और t जो है वो टाइम के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ई नॉट ई रेज टू द पावर जे, जहाँ पे हमारे पास करंट डेंसिटी इंटू के जी माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ये अगर, ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो ई नॉट है, ठीक है, आपने बताना है कि ये हम जानते हैं कि इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह पे जो है वो हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो E1 और E2 इसके अंदर आ रही है, अगर वो बताना हो तो वो हम यहाँ से बता सकते हैं। इनका आपने बताना है कि यहाँ पे जो E1 है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, और जो E2 है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है लॉन्ग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो मज़ीद अब जो ये वाली जो टर्म है ई रेज टू दी पावर, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, जब हम इसको ओपन करेंगे या फिर इसको हम फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जो ये वाली टर्म है ना, यहाँ पे ये देखिए सेम एज आ जाएगी, और ये जो टर्म आ रही है ना, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है ई वाली है, ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसको आपने डायरेक्ट लिख देना है, तो इस तरह से लिख देना है। फिर आप आगे क्या करना है, आपने z की जगह पे 0 पुट कर देना है। क्यों, साथ में रीज़न भी बता देना है, बिकॉज ओनली टाइम वेरिएशन इज होगा, क्योंकि हमें सिर्फ टाइम वेरिएशन चाहिए, तो हमें उसकी जो है वो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि वो लॉन्ग जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, उसी से हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो हम सिर्फ जो है उस टाइम को हमने डिस्कस करना है, टाइम वेरिएशन हमने लेनी है, तो वहाँ पे हम जेड को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया यहाँ पे जेड। तो जब 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो ये पूरा 0 हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा सिर्फ ओमेगा टी, और यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा सिर्फ हमारे पास ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि अब कोज के एंगल के साथ अगर माइनस होना तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपने ऑटोमेटिक ही यहाँ पे प्लस करके लिख देना है, और अगर साइन के एंगल के साथ माइनस होना तो वो माइनस बाहर निकाल के लिखना है। जब बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने ज़रूर बताना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही अब जो है वो इन टर्म्स को जो है वो अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना 1 बाई 1 करके। ठीक है, सबसे पहले ई वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर ई वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है,
इस तरह उसके बाद जो है वो E2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर E2 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो इनको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेना है, ठीक है। यानी कि cos 1 को जो है हमारे पास क्या नाम इसका ये जो जिसमें जे फैक्टर आ रहे हैं ना, ठीक है, उनको अलहदा से कर लेना, और जे के जो बगैर वाले फैक्टर हैं ना उनको अलहदा से कर लेना, ठीक है। नाउ कंसीडरिंग द रियल पार्ट, और इससे सिर्फ हम सिर्फ रियल पार्ट डिस्कस करें, यानी कि जिसमें जो है हमारे पास जो जे वगैरह आ रहे हैं ना उनको निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ जो रियल पार्ट है ना उसको। तो रियल पार्ट कौन से हैं जिसमें जे नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो हमारे पास ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो E1 cos ओमेगा टी, ठीक है, ये इसको हम EX के इक्वल लिख सकते हैं, और ये जो चीज़ है हमारे पास इसको हम EY के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। उसको अपने यहाँ पे मेंशन भी कर देना है कि यहाँ पे हमारे पास जो EX है वो E1 ओमेगा cos ओमेगा टी है, और जो E2 है EY है वो हमारे पास माइनस E2 साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये हो गया, इनको दो इक्वेशंस का नाम दे देना, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आ जाना है आपने यहाँ पे EX एंड EY हैज़ फेव डिस्टेंस, तो ये बताएं ना आप बताएं, ठीक है। तो मैंने तो नोट्स के हिसाब से लिखा है, तो ठीक है। अब बता सकते हैं कि EX और EY के दरमियान जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब फिर आपने बताना कि अगर हमारे पास जो E1 है वो E2 के बराबर आ जाए तो हम दोनों को किसके इक्वल लिख सकते हैं, ER के, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे जो हमारे पास E1 की जगह पे भी ER और E2 की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ER लिख सकते हैं। इसको हमने कह देना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फिर आप लिखना है बाई स्केयरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4, यानी कि इन तीनों तीसरी और चौथी यानी कि इन दो इक्वेशन को स्केयर भी लेना है और साथ में उनको ऐड भी करना। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इनको तो स्केयर लेके ऐड कर लिए, ये चीज़ आ गई। जब इनका जब हम स्केयर लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जो वो इसको कॉमन ले सकते हैं ER को, ठीक है। तो अंदर हमारे पास ये तो रहे तो वो आपस में क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर होते तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ये वाली चीज़ रह जाती, तो आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देना है। दिस इक्वेशन शोज दैट लोकस ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेसेस आउट अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो आपने बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये हमें जो है वो बताती है कि इसका जो लोकस है वो किसी भी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या करती है, एक सर्कल ट्रेस आउट करती है जिसका रेडियस क्या होता है हमारे पास ER, एंड वेव इज सेड टू बी, और वो जो वेव होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसके साथ आपने आ जाना है जो थर्ड टाइप थी वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन। एलिप्टिकल पोलराइजेशन हमारे पास क्या होती है उसको अपने यहाँ से डेफिनेशन शुरू करनी है। द लोकस ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिप्स एंड वेव इज सेड टू बी एलिप्टिकल पोलराइज, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो एलिप्टिकल पोलराइज में जो है वो इसमें क्या होता है, जो लोकस होता है ना वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एलिप्स पर मौजूद होता है, ठीक है। एलिप्स जो बेस्ड शक्ल होती है ना उसके सेंटर को एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। एंड वेव इज सेड टू बी एलिप्टिकल पोलराइज्ड when EX एंड EY हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या होता है, EX और EY जो है उनके जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होता है, और उनके जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मजीद इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ द कंपोनेंट्स EX एंड EY ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद फेस डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री एंड E1 इज़ नॉट इक्वल टू E1, ठीक है। अब हम जानते हैं ना कि इनके दरमियान फेस डिफरेंस तो 90 डिग्री का है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में, और E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए आज से जो है वो EX इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो E1 है उसको हम इधर ला के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 5, और दूसरी जो टर्म थी हमारे पास ये वाली, यहाँ से जो E2 आ रहा है ये वाला E2 इसको हमने यहाँ पे ला के डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बाई स्केयरिंग एंड एडिंग 5 एंड 6, इन दोनों इक्वेशंस का स्केयर भी ले लेना और ऐड भी कर लेना। जब उनको स्केयर लेके ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर होती है, उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना, और ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन है, और इसको हम क्या कहेंगे, हैंस दिस इक्वेशन शोज दैट द लोकस ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये हम इक्वेशन में क्या बताती है, हमें शो कर दिया कि जो किसी भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लोकस है वो क्या करता है, ट्रेस आउट एन एलिप्स, वो एक एलिप्स को ट्रेस आउट करता है, ठीक है। एंड वेव, और ये जो वेव है उसको हम कहते हैं एलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देना अपने लेक्चर को। मज़ीद इसमें अगर छोटे छोटे पॉइंट्स की अगर समझ नहीं आती ना तो उसको फिर गूगल कर लेना है।